नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सरकार की ओर से जवाब दिया तो विपक्षी नेताओं के एक एक आरोप का करारा जवाब भी देते नजर आए। पीएम मोदी ने भाषण में क्या रही बड़ी बातें, इस मुद्दे पर करेंगे हम न्यूज नाइट में विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर कि संसद के विधायी कामकाज और राजनीतिक बयानबाजी में भी क्या रहा आज खास। होगी बात दिल्ली में कल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज की सियासी खबरों की। बताएंगे कौन से बड़े मेहमान आज पहुंचे प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का विपक्ष की जातिवादी राजनीति पर जोरदार हमला। देश के सामने रखा बड़ा प्रश्न, पूछा SC/ST वर्ग के एक ही परिवार के ही एक समय में बताएं 3 सांसद। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दिया जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना, कहा सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर कर रहे हैं लोग षड्यंत्र। खड़गे और अखिलेश के बयान को बताया सनातन विरोधी। गुजरात सरकार ने UCC की आवश्यकता के आकलन और मसौदा विधेयक के लिए बनाई समिति। 45 दिन में पेश करनी होगी रिपोर्ट। राज्य सरकार कार्यान्वयन के बारे में लेगी निर्णय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। आतंक के समूल सफाई के दिए दिशा निर्देश। आतंकवादी घटनाओं, घुसपैठ और आतंकवादी संगठनों में युवाओं की भर्ती में आई उल्लेखनीय कमी। दिल्ली की जनता कल करेगी 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। विधानसभा की 70 सीटों पर सकुशल चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने किए पुख्ता बंदोबस्त। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में लोकसभा में अपनी बातें रखी। उन्होंने साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सभी दलों, देशवासियों से आग्रह किया कि वे अपनी राजनीतिक बाध्यताओं को किनारे करके राष्ट्र प्रथम के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में उनकी सरकार ने सामाजिक न्याय, युवाओं के रोजगार और किसानों की समृद्धि की दिशा में संवेदनशीलता के साथ काम किया है। इसी का परिणाम है कि 10 साल के दौरान ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। ऐसे ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से, अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। गरीबों और वंचितों के जीवन में समानता, सामाजिक न्याय के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार ने सफलतापूर्वक 4 करोड़ घर, 9 से ज्यादा शौचालय, 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा और प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के आंकड़े गिनाते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का ध्यान घरों में स्टाइलिश जकूजी, शावर पर हो, ऐसे लोग जो सिर्फ गरीबी की झोपड़ी में फोटो सेशन कराते हो, उन्हें राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग ही नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में
इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। के लिए चलाई जा रही योजनाओं में पहले की सरकारों के समय हुए घोटालों और भ्रष्टाचार की भी याद प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आज दिलाई। उन्होंने कहा कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से चला 1 रुपया गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही बचता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह हैरान करने वाली स्थिति थी कि उस वक्त पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का शासन था, लेकिन वो इस समस्या को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन आज की सरकार गरीबों तक सभी योजनाओं को डीबीटी और जैम की ट्रिनिटी के बदौलत 100% लागू करके उनको लाभ दे रही है। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ लोग संविधान की दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन वो संविधान को असल मायने में जीते नहीं हैं। जबकि उनकी सरकार ने साल 2014 के बाद से हर कदम पर बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की स्पिरिट का सम्मान किया है। 2014 में जब हम आए, तब मान्य विपक्ष नहीं था, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं थी, उतने अंक भी लेकर के कोई नहीं आए थे। भारत के अनेक कानून ऐसे थे कि हमें पूरी स्वतंत्रता थी उस कानून के हिसाब से काम करने की। अनेक कमेटियां ऐसी थी जिसमें लिखा था लीडर ऑफ द अपोजिशन उसमें आएंगे, लेकिन अपोजिशन था ही नहीं, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं था। ये हमारा संविधान जीने का स्वभाव था, ये हमारा संविधान का स्पिरिट था, ये हमारी लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने का इरादा था। हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का सब नेता है उसको मीटिंगों में बुलाएंगे। ये लोकतंत्र का स्पिरिट होता है, तब होता है। चुनाव आयोग की कमेटियां, आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो प्रधानमंत्री फाइल करके निकालते थे। ये हम हैं जिसने अपोजिशन के लीडर को भी उस कमेटी में बिठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान भेदभाव करना नहीं सिखाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से अनुच्छेद 370 हटाकर संविधान को पूरी तरीके से पूरे देश में एक समान तरीके से लागू करवाया है। मुस्लिम बेटियों के लिए अभिशाप बन चुके ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को हटाकर भी संविधान की भावना को सम्मान दिया गया है। हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का
खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। अरवन नक्सल की भाषा और उसकी मंशा पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। बात आदिवासियों के कल्याण की हो या पूर्वोत्तर के राज्यों की या फिर मछुआरों की, प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ही है जिसने सभी के लिए अलग मंत्रालय बनाए। उनकी सरकार का एकमात्र मकसद अंतिम व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाना है। सिर्फ जात की बात करना या समाज में विकृति पैदा करना उनका और उनकी सरकार का उद्देश्य नहीं है। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिलता। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। तो कहा जाए तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया और सीधे तौर पर जो विपक्ष के आरोप थे सिलसिलेवार तरीके से उनको जवाब भी दिया और विपक्ष की नीतियों पर कटाक्ष भी किया। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, पीएम का सरकार के काम से विपक्ष पर निशाना। तो प्रधानमंत्री ने अपने सरकार के काम और उसके आंकड़ों के आधार पर विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता, और विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि कल हमने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने तमाम मसलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। आज मौका प्रधानमंत्री का था, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान विरुद्ध काम करते हैं, और आंकड़ों के आधार पर उस चीजों को गिनाया उन्होंने। नहीं, कल के भाषण में राहुल जी ने एक बात और कही थी कि मोदी जी को बाइडेन जी की तरह भूलने की बीमारी हो गई है। आजकल वो वही बोलते हैं जो कांग्रेस के नेता या राहुल जी बोलते हैं। तो वो जो हम उन पे एलिगेशन लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पलटकर हम पर लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास आज कुछ बचा नहीं है। और पूरे सदन में जो उन्होंने भाषण दिया, सिर्फ अपना एक पुराना टेप रिकॉर्डर उन्होंने बचाने का काम किया। उन्होंने किसी भी मुद्दे पर जवाब देने का काम नहीं किया। बेरोजगारी पर क्या मुद्दा जो है, क्या जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के साथी हमें जरूर बताएंगे, दर्शकों के बीच जानी चाहिए बात। वो ये बताएंगे कि किस तरीके से जातिगत जनगणना की जो बात राहुल जी लगातार करते हैं, उस पर मोदी जी ने क्या कहा। सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, लेकिन जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, तो आप बिल्कुल उस पर काम ही नहीं करते हैं। इवन जो जनगणना होनी थी 2021 में, वो आज तक आप नहीं कराते हो। और उसके बाद जो हमने 2011 में लिस्ट दी थी, जो भी आवास की लिस्ट दी थी, आज भी वो लिस्ट चल रही थी। अब आप सर्वे करा रहे हो,
और 2 साल से किसी को आवास नहीं दे रहे हो और बता रहे हो कि डंका बज रहा है। तो ये मोदी जी सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं, विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हैं, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं करते। ठीक है, वो कतई आपको नहीं गोपाल कृष्ण जी, बताएंगे आरोप है कि जो रोजगार भी कैसे आरोप मिलेगा। है सरकार पे, उसका जवाब सरकार के इन तमाम बातों में नहीं आया, बल्कि वो एक तरीके से एलिगेशन ही लगाने का काम कर रहा है। आप आंकड़े अगर गिना सकते गिना दिए, क्योंकि शायद वो आंकड़े कह रहे हैं कि साहब दिए नहीं प्रधानमंत्री ने। नहीं, देखिए, मैं पहली बात तो ये मैं प्रमोद जी से बोलना चाहता हूँ, मेरे साथी से, कि यह जो आज प्रधानमंत्री जी का भाषण था, या जो आज जो सभी लोगों ने बोला, वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव था, ना कि राहुल गांधी के भाषण के ऊपर जवाब देने की बात थी। तो पहली बात तो ये, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया कि किस तरह जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय, स्वच्छ भारत का अभियान के तहत शौचालय दिए, 4 करोड़ से ऊपर लोगों को मकान दिए गए। एक समय था जब 30-35 लाख 10 साल 50-60 साल में मकान दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत। आज 10 साल में 4 करोड़ की संख्या बन गई है। जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार मिटा के, तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि राजीव गांधी जी ने खुद जहाँ के प्रधानमंत्री होके कहा कि मैं जब 1 रुपया खर्च करता हूं तो मात्र 15 पैसे जनता के जेब में जाते हैं जी, बाकी 85 पैसे किसके जेब में जाते हैं, ये तो कांग्रेस जवाब देगी ना, किसके जेब में जाते थे। आज 100% 36 लाख करोड़ से ऊपर की जन कल्याणकारी योजनाओं की राशि जैम ट्रिनिटी के साथ प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लोगों के 100% खातों में गई है। जो 12 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल दिया गया, 2019 में यह योजना शुरू हुई थी, केवल 2.5 करोड़ लोगों को पूरे देश में नल के द्वारा जल दिया जाता था। आज जी, 6 साल में जो 12 करोड़ लोगों को जल के द्वारा नल दिया जा रहा है। एक एक आंकड़ा बताया है, एक एक चीज प्रधानमंत्री जी ने बताई है। जी, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की बात बताई है। जनधन अकाउंट, 52 करोड़ लोगों के ज्यादा जनधन अकाउंट के माध्यम से कितने लाख करोड़ लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा दिए गए। ये सब चीजें क्लियर है, लेकिन जो आंख और कान बंद करके चलते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, जो आंख नाक कान बंद करके बैठेंगे उनको ना कुछ दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा। प्रधानमंत्री के इस पूरे जवाब में आप किस तरीके से देखते हैं? अपने सरकार के काम के आंकड़ों से एक लकीर खींचने की कोशिश और वहीं विपक्षियों पर एक सीधे कटाक्ष भी दिखाई पड़ा है। दोनों चीजें आरिंद, जैसे गोपाल जी ने भी जिक्र किया, आंकड़े तो सभी दिए गए, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही आंकड़े दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, जितनी जरूरत थी शायद उससे भी ज्यादा। और सभी मुद्दों पर उन्होंने, चाहे वो हर घर नल की बात हो, शौचालय की बात जब उन्होंने की कि 12 करोड़ शौचालय वहां पर दिए गए, टैक्स रिबेट की भी बात 2 लाख से 12 लाख पर आप करोड़ पर पहुंचे हैं, तमाम तरीके के आंकड़े वहां पर दिए गए, डीबीटी की बात की गई। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लेकर अपनी बात को आगे रखा, लकीर खींचने की कोशिश की है। जैसे विदेश नीति का जिक्र राहुल जी ने किया था, विदेश नीति का जिक्र उन्होंने किया है, मैं उसका चर्चा यहाँ पर जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने उसका जिक्र कर दिया। करप्शन की बात हुई तो उन्होंने मिस्टर क्लीन से करप्शन तक की बात प्रधानमंत्री जी ने की। जाति जनगणना की बात हुई तो उन्होंने कथनी और करनी के अंतर को साफ किया कि भाई एससी एसटी के कितने एमपी हैं, एक घर की परिवार के कितने एमपी हैं, ओबीसी में कितने लोग आए हैं राजनीति। तो उन्होंने 2 तरफा वार किया, एक अपनी सरकार की, और ये समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण, एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण खुद ही सरकार का दस्तावेज होता है, तो उसको और विस्तार देने या उसके कलेवर को खोलने का काम, जी, महक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। और जो राहुल जी ने और विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए थे उनको अपने तरीके से जवाब दिया। अब वो 2 तरफा जब जवाब होता है कि आप ऑफेंसिव तरीके से आपको जवाब मिल रहा होता है, तो शायद आप उसको हजम करने में या आपको स्वीकार करने में मुश्किल होती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें 1.5 घंटे करीब करीब उन्होंने जवाब दिया है। तो आप समझिए कि कौन सा विषय छूटा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। जी, हो सकता है संदीप जी बता सकते हैं कि कौन कौन से। बिल्कुल, 94 मिनट का लगभग भाषण है प्रधानमंत्री का। विजय जी, आप सही में समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आंकड़ों को गिनाते हुए कैसे पैसे का सदुपयोग होता है जिक्र कर दिया, शीश महल और जकूजी का भी, तो ये भी अपने आप में बड़ा चर्चा बना हुआ है। बिल्कुल, वो जकूजी का जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि हम घर बनाते हैं, बचे हुए पैसे से शीश महल नहीं बनाते।
तो जकूजी और शावर का जो जिक्र किया है, इसीलिए मैंने कहा ना कि उन्होंने अपनी बात के साथ साथ अपनी लकीर तो बड़ी की है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी साफ कर दी, समझे कि जो लोग शीश महल में रह रहे हैं या जो बात जाति जनगणना की कर रहे हैं, उनकी कथनी में और करनी में क्या अंतर है, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार को लेकर भी उसी तरह से बात वहां पर की है। विदेश नीति पर जो सवाल खड़े हुए थे, शायद संदीप जी उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, और हर बात का जवाब मोटे तौर पर उन्होंने दिया है। बल्कि मैं हैरान हूं कि विपक्ष के नेता के तौर पर जब राहुल जी को मौका मिला तो वो और ज्यादा सवाल खड़े कर सकते थे, लेकिन वो शायद अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करते हैं। लोगों को लिए या विपक्ष के तौर पर कितने सवाल खड़े करने चाहिए सरकार से। जी संदीप जी हंस रहे हैं, संदीप जी थोड़ा हंस रहे हैं क्योंकि 44 मिनट के आसपास लगभग भाषण था राहुल गांधी का, 94 मिनट के आसपास में भाषण है मोदी जी का। उनका मिनट तो जी डबल से ज्यादा जवाब क्या हो सकता है। सवाल के दुगने जवाब आए। संदीप जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आज बोलते हैं कि इंडियन स्टेट से सीधे झगड़ने को तैयार बैठे हुए हैं लोग, सीधे अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं। सीधे तौर पे आरोप है नाम लिए बिना राहुल गांधी और उनकी सियासत, उनके वक्तव्य को लेकर। देखिए सर, हमने कहा ना कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं और आरोप बहुत बढ़िया लगा लेते हैं। नहीं ये तो उन्होंने बोला है ना संदीप जी, ये तो बोला था ना राहुल जी ने। नहीं तो अर्बन नक्सल होने का आरोप ही तो लगा रहे हैं। अर्बन नक्सल है नहीं, अगर अर्बन नक्सल है तो क्या सरकार निकम्मी निकारी है क्या, उनको जेल भेजे? नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो तो वही भाषा है ना, बात ये है जी। नहीं सर, वो सर आरोप लगा रहे हैं, यही बात है। भाई बात आई अभी घोटाले, गोपाल जी सुनिए, बड़ी मजेदार बात है। घोटाले की बात हुई, 11 वर्ष लगभग इनकी सरकार हो गई। एक व्यक्ति का नाम गोपाल जी बता दें, मोदी जी तो नहीं बता पाएंगे, जिसको आपने भ्रष्टाचार के आरोप में सजा करा दी हो। मैंने बताया आरोप बहुत बढ़िया लगा लेते। सुनिए ना, धैर्य रखिए थोड़ा सा। और अभी जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, भारत का सबसे बड़ा घोटाला है जो प्लास्टिक की पाइपें डाली थी आपने ना साहब, वो पाइप बिना चले ही बैठ गई हैं। कहीं पानी गांव में नहीं मिल रहा, एक भी जल जीवन मिशन की टंकी से पानी गांव के व्यक्ति को नहीं मिला। जमीन पर आइए, शौचालय की बात, आपने 12,000 रुपए दिया, 2,000 प्रधान ने ले लिया, 10,000 रुपए में शौचालय बन नहीं सकता। आइए, उसमें कंडी हमारे यहाँ रखी जाती है, गोबर रखते हैं लोग उस शौचालय में। उस शौचालय से क्या होगा, आइए आपको नहरों के किनारे दिखाएं, आज भी लोग कैसे कतारबद्ध बैठते हैं। तो और उसके पहले हमने निर्मल भारत चलाया था और उसी को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, और हमारा एक्सपीरियंस था। आपको खुश होना चाहिए था, आपको खुश होना चाहिए था, आपके काम को वो आगे बढ़ा रहे। गोपाल जी वो कह रहे हैं कि आप आंकड़े भले ही गिना रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। संदीप जी आपके आरोप को ले जा रहा हूँ आगे। हाँ गोपाल जी, थोड़ा हाँ संदीप जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ संदीप जी, आप पे भी और सवाल करेंगे, चिंता ना करें, आपके आरोप को आगे बढ़ा लेता हूँ। गोपाल जी जवाब। सबसे पहली बात है, ये कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में इन्होंने 60-65 साल में 2.5 करोड़ लोगों को जल के द्वारा नल के नहीं द्वारा। तो भैया हमारे यहाँ अमित शाह जी के पास संदीप जी आपके ही आरोप का जवाब दे रहे हैं। आपने कहा था ना वो गिना दे, वो बता रहे हैं ना गुजरात की फैक्ट्रियों से जो। अरे संदीप जी सुनने का धैर्य रखिए। संदीप जी आपने आरोप लगा लिया, सुनने का धैर्य रखिए, जवाब दे रहे हैं वो जी। देखिए, इन्होंने पूरे 60-65 साल में 2.5 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल दिया, और पिछले 10 साल में लगभग 12 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल मिल चुका है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहले कितने, और अब 52 करोड़ के करीब जनधन अकाउंट खुल गए, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा, हर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जा रहे हैं। लेकिन एक बात देखिए, इनको सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, जो गांव में गरीबी में रहे नहीं, जिन्होंने गरीबी देखी नहीं जी, गरीबी को केवल एक फैशन के लिए फोटो खिंचवा के अपने उपड़ियों में जाके जो दिखा जाते, उनको सच्चाई पता ही नहीं होगी। संदीप जी भी उसी संस्था के सदस्य हैं जिन्होंने कभी गरीबी में रह के देख के उनके चिंता करके देखने की करी नहीं करी होती तो गरीबी का नारा गरीबी हटाओ का नारा 1971 से लग रहा था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से किसने निकाला? मोदी जी ने निकाला। ये राशि जो ये नंबर है, ये भी झूठे है क्या? तो फिर सच्चाई क्या है? आज देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, ये भी कह दो झूठ है, तो सब कुछ झूठ है। तो फिर आप कर क्या रहे हो? आप ठीक है, आप कर क्या रहे हो? विजय द्विवेदी सवाल जी। लास्ट बात कविंद्र जी, संविधान की रक्षा की लाल किताब लेके, खाली पन्ने वाली किताब लेके संविधान के रक्षक बनने वाले कांग्रेसी, उनको प्रधानमंत्री जी उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि जो 2014 में जिनके इतने भी सदस्य नहीं थे कि वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त कर सके, उनको भी
ठीक है गोपाल जी, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विजय जी, सवाल ये, प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे भाषण के जवाब के दरमियान परिवारवाद पर भी निशाना साधा और सवाल पूछा सदन से कि साहब एक ऐसा कालखंड बता दीजिए जब एक ही परिवार से 3 लोग रहे हों, SC ST की समुदाय से लेकर। तो सीधे तौर पर यह तो परिवारवाद पर निशाना था। मौजूदा समय में ऐसे हालात हैं? जी आरेंद्र जी, वही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने दो तरफा बात की है। एक बात अपनी तरफ से जो अपना पक्ष था उस लकीर को ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया है, दूसरा जो विपक्ष के आरोप थे उनका अपने तरीके से जवाब दिया। अब उस जवाब का जवाब नहीं है विपक्ष के पास, मुश्किल ये वाली बात है। अब परिवारवाद का बात है, उस पर क्या चर्चा करेंगे? संदीप जी भी परेशान होंगे, रोजाना आप उन्हें बुलाते हैं, फिर परिवारवाद पे चर्चा कराएंगे उनसे, तो वो मुश्किल बात है। और प्रधानमंत्री जी ने संविधान की भी चर्चा, जैसे गोपाल जी ने की, संविधान पे पूरा का पूरा 2024 का इलेक्शन का नैरेटिव ही विपक्ष का संविधान बदलने और संविधान को खत्म कर, आरक्षण को खत्म करने का था ना। तो उसका जवाब भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से दिया। और अब तो करीब 8 महीने हो गए हैं, संविधान मेरे ख्याल से तो खत्म नहीं हुआ है। शायद संदीप जी जानते होंगे कि संविधान बदल दिया गया है क्या, एक्सरसाइज ये हो रही है। तो उन सारी बातों का जवाब वहां दिया गया है। और ये तो इतना बड़ा मौका था, मेरे ख्याल से अब एक और मौका है जब बजट भाषण का जब रिप्लाई होगा, तो उस बजट भाषण में भी विपक्ष के पास एक मौका है कि वो इन सब बातों का जवाब दे। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं है तो मुश्किल काम यह है कि आपके पास प्रधानमंत्री के, यदि संदीप जी की बात माने कि उनके आरोप हैं, तो उनका जवाब दें। मिस्टर क्लीन और 1 रुपए से 15 पैसे का जो सफर है जी, वो आरोप है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मौजूदा हालात हैं आंकड़ों के आधार पे, उसका जवाब तो बनता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। को स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने, और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। हाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद अब खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे वह संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे और मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए हैं। इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान
प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए कनेक्टिविटी, सुविधाओं और सेवाओं में सुधार करते हुए 5500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। और प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हैं। आज भूटान के नरेश ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। भूटान नरेश ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन किए। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ में अब तक करीब 38 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। सदी के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 में आस्था की डुबकी लगाने पूरी दुनिया से श्रद्धालु खींचे चले आ रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को महाकुंभ क्षेत्र भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक संबंधों के ऐतिहासिक पल का गवाह बना। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक मंगलवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। भूटान नरेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने डुबकी लगाने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। सीएम योगी ने खुद भूटान किंग के साथ डुबकी लगाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरों में सीएम योगी के साथ भूटान किंग भी पूरी तरह भगवा रंग में नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज को तीर्थ स्थलों का राजा बताने वाले एक संस्कृत श्लोक के साथ लिखा, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज भूटान के महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जी ने पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। भूटान नरेश ने अपने पारंपरिक पोशाक में संगम में स्नान किया, जबकि मुख्यमंत्री अपने भगवा वस्त्र में थे। स्नान करने के बाद सभी अतिथियों ने गंगा पूजन भी किया। भूटान के महामहिम नरेश ने भी यहाँ पर अपने देश के तमाम लोगों के साथ में इस आयोजन में वे सहभागी बने। पूरी दुनिया आ रही है। इसके बाद भूटान नरेश ने अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन की। इसके बाद दोनों नेताओं ने बड़े हनुमान मंदिर के नजदीक बने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र पहुंचकर महाकुंभ के दिव्य भव्य और डिजिटल स्वरूप का भी अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के मुताबिक भूटान नरेश का यह दौरा भारत भूटान मित्रता एवं सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस दौरान भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। वांगचुक अलौकिक छटा देखकर अभिभूत हो गए। मोटर बोट में उनके साथ सीएम योगी और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद रहे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार को लखनऊ पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। हवाई अड्डे पर कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर उनका स्वागत किया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के त्रिवेणी दर्शन, त्रिवेणी पूजन, त्रिवेणी स्नान, लेटे हनुमान जी के दर्शन और अक्षय वट के दर्शन से उन लोगों के विकट दृष्टि दोष के दूर होने की उम्मीद की जा सकती है जो सत्य सनातन के शाश्वत मूल्यों पर सवाल खड़ा करते हैं, महाकुंभ के आयोजन प्रयोजन पर सवाल खड़ा करते हैं, सत्य सनातन के मूल्यों का उपहास करते हैं, अक्षय वट पर परिहास करते हैं, लेकिन सनातन के वट वृक्ष के नीचे ही पले बढ़े होते हैं, उसी की शाखा पर बैठे होते हैं और उसी की शाखा को काटने का काम कर रहे होते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत और अपने सहयोगी विकास सिंह के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत से ही कई दलों के नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी जारी रही है, लेकिन भगदड़ की घटना के बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों की मानो मौका मिल गया सरकार को घेरने का। इस घटना पर विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक यूपी और केंद्र की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो सरकार भी लगातार हर आरोप का तथ्यों के साथ जवाब दे रही है। आज भी योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा को सनातन विरोधी करार दिया, तो भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राजनीति भी खूब देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा में महाकुंभ में हुई भगदड़ के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरा था, तो मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में भगदड़ की घटना पर सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया। सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें।
महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया। योगी ने कांग्रेस और सपा को सनातन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की साजिश की जांच हो रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि तमाम सपा नेता इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा भी विरोधियों पर हमलावर है। अगर आप अफवाह फैलाएंगे चाहे जो हो तो उसको सबूत देना होगा। कल आदरणीय खड़गे जी ने जैसे कहा हजारों, बाद में उन्होंने अपने शब्दों को फिर स्थिर किया। उनसे कहा गया कि आप सबूत प्रकट करो, अगर आपके पास है तो आप दो, नहीं तो सदन के अंदर अगर गलत बयानी आप करते हो तो कानूनी रूप में आप कानून के कटघरे में आते हो। सपा नेताओं के बयान पर संत समाज की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी ने कहा कि बिना देखे समझे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लोगों को अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। जो आपने कार सैकड़ों पे गोलियां चलाई थी, क्या आपने पूरा गिनती की थी कितने लोग थे मरे, कितने साधु मरे थे, कितने कार सेवक मरे थे? आपने हजारों की संख्या में लोगों को मारा और उसके पश्चात आपने क्या दिखाया था? आप पहले खुद देखिए आपने क्या किया है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सपा सहित विरोधी दलों के नेताओं के राजनीतिक बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी करारा जवाब दे चुके हैं और योगी ने अखिलेश यादव को सनातन विरोधी करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन को हमेशा निशाने पर रखा है। उन्होंने सनातन के भव्य आयोजन पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करने के बजाय नाकामियों का उल्लेख किया है। आइए इन नेताओं के कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया के बयानों का जिक्र कर लेते हैं जिसकी वजह से समाज में रोष व्याप्त हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जो उन्होंने कई इस प्रकार के बयान दिए थे सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर बात की जाए 27 जनवरी को, तो महाकुंभ में लोग नहीं, व्यवस्था अति विशिष्ट होनी चाहिए, एक तरीके से व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन जो आम लोग वहां पहुंच रहे हैं वो हर कोई ये कह रहा है कि साहब व्यवस्था बहुत बेहतर है और व्यवस्था को लेकर समस्याएं नहीं हो रही हैं, ये साफ तौर पे एक तरीके से कहना है। इसी प्रकार से 31 जनवरी के ट्वीट की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने अपनों के साथ साथ व्यवस्था में भी विश्वास खो दिया है, लेकिन उस विश्वास को खोने का जो वो जिक्र कर रहे हैं वो विश्वास आज तक कायम है, क्योंकि लगातार हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं देश विदेश से, अभी भी श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन ये सियासत की वजह से ये लगातार इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। इसी प्रकार से 31 जनवरी को ही हादसों की सच्चाई आंकड़े छिपाना, दरअसल साक्ष्य छिपाना है, ये एक अपराध है। जिस समय ये घटना हुई उसके बाद लगातार राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई उस भगदड़ की घटना के बाद में, लेकिन सबसे पहले जरूरत होती है व्यवस्था को ठीक करना और उसके बाद में किसी भी प्रकार के हताहत को सही प्रकार का उपचार दिलाना, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार लगातार लगी थी, लेकिन राजनीति भी लगातार इस ओर चलती हुई दिखाई पड़ रही थी। इसी प्रकार से 2 फरवरी को ट्वीट होता है कि जब ट्वीट पढ़ने का समय शासन प्रशासन के पास है तो मृतकों की गिनती करने का क्यों नहीं, क्योंकि भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या के आंकड़े को लेकर सियासत शुरू हो गई थी और जहां पे सरकार की कोशिश थी, प्रशासन की कोशिश थी व्यवस्थाओं को बेहतर करने को लेकर, जब पहुंचे हुए थे करोड़ों लोग, वहां पर सियासत लगातार आंकड़ों की बात कर रही। तो जैसा कि हमने सुना, भी महंत गिरी जी भी कह रहे थे कि जब कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई तो उस वक्त आपने कब आंकड़ा दिया था और हजारों लोग को मार दिया था, लेकिन यहां पर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही। इसी प्रकार से 2 फरवरी को ही ट्वीट आता है अखिलेश यादव को, जो कहते हैं जो लोग 100 करोड़ की व्यवस्था की बात करने का दावा कर रहे थे, कहीं उनका मतलब लोगों की संख्या की जगह अपने किसी धनराशि की व्यवस्था तो नहीं कर रहे थे, यानी कि जो व्यवस्था पे ऊपर बात करने की थी
उस आंकड़े को उन्होंने कहा कि साहब आप वो धनराशि अपने लिए रख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो सीधे तौर पर इतनी भव्य दिव्य व्यवस्था है जिसकी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसको लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। इसी प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लगातार आरोप है कि उन्होंने सनातन की निंदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 31 जनवरी को सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके लिखा, क्या कुछ लिखा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जितना प्रचार और वीआईपी लोगों पर ध्यान दिया, उतना ध्यान अगर महाकुंभ की व्यवस्था पर देते तो शायद अलग बात होती। ये उन्होंने एक तरीके से लिखा, जबकि ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े देशों की आबादी से ज्यादा आबादी एक तरीके से वहां पहुंच रही है, बावजूद उसके वहां पर इस प्रकार की स्थिति नहीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को छोड़ दिया जाए, लोग खुश हैं और इस प्रकार की आस्था की डुबकी को लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सियासत लगातार चल रही। तो वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी लोगों ने सनातन का घोर अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने 29 जनवरी को सोशल मीडिया साइट एक्स पर क्या कुछ लिखा, ये आपको उसका भी जिक्र करते हैं। उन्होंने लिखा राहुल गांधी ने कि दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदारी है एक तरीके से। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आपको बताया कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। मौनी अमावस्या के समय किसी भी वीआईपी मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी, ना ही कोई वीआईपी वहां गया था। आम श्रद्धालु और अखाड़े ही वहां पे स्नान के लिए गए हुए थे और ये घटना जो हुई वो आम लोगों के बीच ही हुई थी, किसी प्रकार का वीआईपी मूवमेंट की वजह से नहीं हुई थी। लेकिन इस प्रकार का वक्तव्य देकर सनातनों के बीच में एक तरीके से राहुल गांधी कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार का एक बदइंतजामी का आरोप लगाया था और कहा था साहब वीआईपी मूवमेंट की वजह से इस प्रकार की स्थिति हुई है, जो कि एक तरीके से गलत था। लेकिन सियासत लगातार चल रही है। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। हाँ ठीक बात है, बेहतर इंतजाम लगातार करने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने भी इंतजाम उससे और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कह देना सीधे तौर पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से ऐसा घटना हुई जो कि तथ्यों से अलग था, गलत था, इस प्रकार की जिम्मेदारी पे बैठे हुए लोगों को ओहदे पर इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे। उसके बाद में हमारे साथ कुंभ से हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे वहां पे इस वक्त के हालात की चर्चा करेंगे, बात करेंगे तैयारियों की। छोटे से ब्रेक के बाद MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। और ब्रेक के बाद सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का महाकुंभ में, जहां हमारे 2 सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अश्विनी मिश्र और इसके साथ ही साथ विकास सिंह। 2 सहयोगी संवाददाता इस वक्त महाकुंभ से हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज हमने देखा कि भूटान के नरेश पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे, लेकिन जो सियासत लगातार कुंभ को लेकर चल रही है उस पर एक बहुत कड़ा संदेश सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने दिया है आज। निश्चित तौर से अगर देखें आर्येंद्र, ये इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा समागम है, इतना बड़ा हमारी सांस्कृतिक महापर्व है, इस पर कम से कम ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को
एक व्यापक विचारधारा के तहत आकर यहाँ पर अपनी विचारधाराओं का भी समागम करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समोहित समवाय स्वरूप है हमारी संस्कृति का, जहाँ पर क्षुद्र राजनीति की कोई जगह नहीं रह जाती। कोई ये बयान दे कि कुप्रबंधन है, कोई ये बयान दे कि डुबकी लगाने से लोगों की गरीबी नहीं दूर होती, कोई ये बयान दे कि पूरा का पूरा बदइंतजामी की वजह रही। तो उनको एक बार आना चाहिए, इंतज़ाम देखने चाहिए, इंतज़ाम का साक्षात्कार करके देख के उसके बाद इस तरीके के निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उनसे ही यहाँ के इंतज़ाम के बारे में पूछूंगा, खुद बताएंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है। आप ये बताएं कि इंतज़ाम पे बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं कि बहुत ही ख़राब इंतज़ाम है, बहुत ही दिक्कत हो रही है लोगों को। आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसा? हम आसाम से जोरहाट से आए हैं। इंतज़ाम बहुत बढ़िया है, कोई जाम नहीं है। जैसे लोग बोलते थे कि बहुत वहाँ भीड़ है, जाने की मुश्किल होगी, 15 किलोमीटर पैदल चलना होगा, उसकी कोई नौबत नहीं आई। हम लोग डायरेक्ट आए हैं, अच्छे से पहुँचे, घाट पर नहाए धोए, अभी हनुमान जी का मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन करके। ये भी लोग कहते हैं कि वीआईपी आ रहे हैं, उससे दिक्कत हो रही है। आज खुद भूटान नरेश आए हुए थे, आपको किस तरीके की दिक्कत हुई आने जाने में, दर्शन करने में? कोई बात नहीं है, वीआईपी के लिए वीआईपी जगह है तो अलग बात है, पब्लिक को कोई हरासमेंट नहीं किया जा रहा है। ये अगर अफवाह है, मैं तो नहीं मानता हूँ। आस्था सबके लिए, वीआईपी हो चाहे आम नागरिक हो, सब वाले। आप उत्तर प्रदेश से हैं या बाहर से? हम तो आसाम के रहने वाले, आसाम के हैं, ओरिजिनल राजस्थान के हैं, पर आसाम में रहते हैं, आसाम से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ युवा हैं, आप ये बताएं कि कैसे इंतजामात हैं, या जो लोग कहते हैं कि बहुत ख़राब स्थिति है, बहुत अव्यवस्था है, उस पर आप क्या? नहीं, मैनेजमेंट तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा काफ़ी, और ऐसा कोई दिक्कत तो हमें भी फेस नहीं हुआ अभी तक। तो हम आराम से गंगा जी का स्नान भी कर चुके हैं, अभी मंदिर दर्शन कर रहे हैं। जगह जगह आपको ई रिक्शा मिल ही रहा है, और ऐसे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलने जैसी तो नौबत आई नहीं है। जी आनंद, आप जान सकते हैं कि अगर एक दिन में 8 करोड़ के आसपास मौनी अमावस्या के दिन लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, 8 करोड़ की आबादी कई देशों की नहीं है, इतना बड़ा प्रबंधन, इतना बड़ा भीड़ नियंत्रण, इतनी बड़ी सुविधाओं का विस्तार, इतना ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, और उसके बाद अनुशासित तरीके से सारी चीज़ें हो जाना, सिवाय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के। तो राजनीति है, राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति इन मामलों पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, राजनीतिक दलों को ये समझ में आना चाहिए कि उनके परस्पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सनातन विरोधी बयान देते हैं, आप मुद्दों के आधार पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राम विरोधी हो जाते हैं, मुलायम सिंह ने क्या किया था? मुलायम सिंह कब राम मंदिर का विरोध करते करते राम विरोधी स्वरूप में आ गए, खुद मुलायम सिंह को नहीं पता चला। बिल्कुल, ये सच्चाई है, और उसका हश्र भी उन्होंने देखा। अखिलेश यादव जिस तरीके के बयान देते हैं, वो बयान देते देते किस तरीके से सनातन विरोधी स्वरूप में आ जाते हैं, उनको नहीं पता चलता है। तो एक बड़ी पतली विभाजन रेखा है। सनातन विरोधी हमारा कोई भी समाज का कोई भी धर्म नहीं। इतना बड़ा आयोजन बगैर सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी पंथ के, सभी मजहब के लोगों के समवेत प्रयास के द्वारा निर्विघ्न संपन्न नहीं हो सकता, और कुछ भी किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं है। तो राजनीतिक दलों को तो हमारे समाज से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से। बिल्कुल, और वो उसमें सबका सहयोग, अश्विनी आप जो दिखा रहे हैं वो दिखाई भी पड़ रहा है, और लोग अपनी बातें भी रख रहे हैं। मैं जरा विकास का भी रुख कर लेता हूँ। विकास, राजनीति से इतर व्यवस्थाओं को लेकर जो बात अश्विनी कह रहे थे उसको थोड़ा सा विस्तार दीजिए, क्योंकि वसंत पंचमी और उसके बाद की व्यवस्थाएं किस प्रकार से सामान्य तरीके से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, एक अच्छे अनुभव के साथ वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगभग 38 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, और आज भी शाम तक 74 लाख लोगों से ज़्यादा स्नान किया था। आप जान सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं, और आने के बाद हर एक श्रद्धालु, ना वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ना किसी उससे खास जुड़ा हुआ है, यहाँ आता है और व्यवस्थाओं को महसूस करता है। ऊंच नीच भेदभाव यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, और यहाँ तक कि विदेशी श्रद्धालु भी सनातन के रंग में रंगे नजर आते हैं। आरेंद्र, आपको बताना चाहूंगा और जोड़ना चाहूंगा कि सनातन एक वट वृक्ष की तरह है, और यह महाकुंभ कहीं न कहीं उसको एक करता हुआ नजर आ रहा है। यही एक बड़ा कारण है कि लोगों को जो इसके विरोध में राजनीति करते हैं, जातियों और पंथों में बांटने की राजनीति करते हैं, उनको खबली हो गई है। इससे ज्यादा वो जो परेशान हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी रही, मौनी अमावस्या में 8 करोड़, उसके बाद फिर से 3 करोड़ वसंत पंचमी में आते हैं। इस दौरान बाकी बचे दिनों में 1.5 से 2
2 करोड़ आदमी प्रतिदिन यहाँ पर आता रहा और शहर में जाम नहीं लगा। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर खुश होकर नजर जा रहा है, आत्मसात करके यहाँ के जो धार्मिक आयोजन है जा रहा है यहाँ पर। और साथ साथ आनंद एक और चीज बताऊंगा, यह आयोजन सरकार का तो है ही है, लेकिन जब भी यहाँ पर अगर प्रयागराज शहर में देखेंगे, मेला क्षेत्र में देखेंगे, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल, लोगों के साथ भी समाज भी है, सरकार भी है, सनातन का ये महाकुंभ है। समय की थोड़ी सीमा है, हम आप दोनों से माफी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका और विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग लगातार बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मौजूदा सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद विरोधी अभियानों और केंद्र शासित प्रदेश में शांति बनाए रखने के प्रयासों जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों, सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी रही। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के, इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी, चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कल दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान होगा। इस बार का चुनाव कई मायनों में दिल्ली की राजनीतिक भविष्य तय करने होने वाला है। चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो राजनीतिक दलों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और आप की शिकायत पर पुलिस ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, तो सभी दल एक दूसरे पर नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा रहे हैं। 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 603 पुरुष। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब गुजरात में भी UCC को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। आप देखिए इस खबर को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी समान नागरिक संहिता की तैयारी। मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार लेगी निर्णय। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल करने वाला
दूसरा राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव, अनुच्छेद 370, 3 तलाक कानून आदि को लेकर किए गए वादे एक के बाद एक पूरे किए गए हैं। अब समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया गया है। गुजरात इस संकल्प को पूरा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। ये राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी के कानून को लाने के लिए एक समिति की रचना की है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई के अध्यक्षस्थान में बनाई गई है। समिति अपना रिपोर्ट आने वाले 45 दिनों में राज्य सरकार को पेश करेगी। गुजरात में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की जांच करने और कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। रंजना देसाई सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहते हुए कई अहम मामलों में फैसले किए। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आने से पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। समिति के सदस्यों में वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीएल मीणा, एडवोकेट आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर, सामाजिक कार्यकर्ता गीताबिन शराफ को रखा गया है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। मेरा ऐसा मानना है कि 5 लोगों नहीं, गुजरात के 50,000 लोग हैं। हर धर्म के लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उनका क्या फायदा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से और क्या नुकसान होगा, ये उन्हें पता चलना चाहिए। कि एक युवा के नाते मैं यूसीसी को आवकारूंगा। यूसीसी हमारे मात्र गुजरात के लिए नहीं, समग्र भारत देश के लिए सबसे सम्माननीय एक्ट होगा। अगर ये कानून आएगा तो ऐसा कई लोगों में एक मिथ फैलाया जाता है, एक भ्रम फैलाया जाता है कि इससे मुस्लिमों के सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे। ऐसे नहीं है। उत्तराखंड के बाद गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र में भी समान नागरिक संहिता को लेकर हलचल बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे। क्या महाराष्ट्र में यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा? क्या ड्राफ्ट बनाया जाए? हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी, मैं, अजीत दादा, हम लोग सब बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। उत्तराखंड यूसीसी का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने वाला बीजेपी का पहला शासित राज्य है। उत्तराखंड में इस महीने की शुरुआत में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। उम्मीद है कि अब गुजरात सरकार की इस पहल से अन्य राज्यों में भी इसके लागू करने का प्रयास तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।